बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की अर्थशास्त्र, जो कि सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है। और इसका जो अध्याय 1 हम पढ़ चुके थे, अध्याय 1 जो था पालमपुर गांव की कहानी, हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे इसका अध्याय 2, संसाधन के रूप में लोग। तो यदि आपने इसका अध्याय 1 नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे संसाधन के रूप में लोग। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो मानव पूंजी क्या है? कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। एक तरह से यदि मानव पूंजी जिसे हम कहते हैं तो वह मानव वो होते हैं जिनमें कौशल है, जिनमें ज्ञान भी है, तो वो मानव पूंजी के रूप में बन जाते हैं। परिचय। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हम आगे पढ़ेंगे फिर से। दूसरे संसाधनों की बात ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। तो जब हम इस बारे में विचार करते हैं कि हमें जनसंख्या यदि अधिक होगी तो उसे भोजन भी देना पड़ेगा, शिक्षा भी प्रदान करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उस जनसंख्या तक पहुंचानी पड़ेगी, तो ये नकारात्मक पहलू है। लेकिन जब हम इसके सकारात्मक पहलू पर समझते हैं तो हमें पता चलेगा कि जनसंख्या वास्तव में एक संसाधन है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण मतलब मानव की पूंजी, मानव जो है पूंजी के रूप में, और जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति होने से भारत एक विकसित देश की श्रेणी में आ गया है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। तो मानव पूंजी अर्थात मानव यदि अधिक प्रशिक्षित है, मानव अधिक ज्ञानी है, तो उसकी उत्पादकता भी अधिक हो जाएगी और वह मानव पूंजी के रूप में देश के लिए महत्व रखेगा। अब यहाँ एक उदाहरण द्वारा दे रखा है। मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? यह उससे अधिक है। मानव संसाधन वास्तव में भूमि और श्रम के समान नहीं है, बल्कि यह उससे भी अधिक है। फिर अगला प्रश्न है, मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है? यह उससे अधिक है। मानव पूंजी अर्थात ऐसा मानव जिसमें कौशल क्षमता है, जिसमें ज्ञान भी है, तो वह मानव पूंजी के रूप में देश के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। यह हमने अभी भी पढ़ा था। इसी प्रकार यह उदाहरण द्वारा दे रखा, आप समझ जाओगे इस चित्र के द्वारा। यही मानव पूंजी है। देखो ये मानव पूंजी है। यह एक डॉक्टर है जो कि एक कुशल डॉक्टर है और यह बहुत सारी जनसंख्या का इलाज करके उन्हें स्वस्थ बनाए रख सकता है। तो यह एक मानव पूंजी है। उसी प्रकार यह एक शिक्षक है जो ज्ञान प्रदान कर रहा है, तो यह एक मानव पूंजी है। उसी प्रकार यह एक कर्मचारी है जो अपनी कुशलता से कार्य कर रहा है, उसमें कौशल है उस कार्य को करने का, तो वह एक मानव पूंजी है। उसी प्रकार एक टेलर है
उसके पास ज्ञान है कपड़े सिलने का, तो वह अपने कौशल के द्वारा एक मानव पूंजी है। तो यहाँ पर हमने मानव पूंजी देख ली है। अब हम आगे पढ़ते हैं। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। ठीक है बच्चों, यदि मानव संसाधन है, मानव पूंजी है, तो भूमि और पूंजी अर्थात अन्य संसाधनों का उपयोग करके उसे और अधिक उपयोगी बना सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते, है ना, अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते हो, लेकिन मानव संसाधन अपने आप में उपयोगी होता है, क्योंकि वह अन्य संसाधनों का उपयोग कर सकता है और अपने समान और लोगों को ज्ञानी और कुशल भी बना सकता है। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा। मतलब अनेक दशकों तक क्या हुआ कि अधिक जनसंख्या को क्या माना गया, एक दायित्व माना गया कि हमें जनसंख्या की इतनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि हम जनसंख्या को कुशल बना सकते थे, ज्ञानी बना सकते थे। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। ठीक है, मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। यदि हम मानव पूंजी पर व्यय करेंगे, उन्हें अधिक उत्पादक बनाएंगे, उन्हें अधिक कुशल बनाएंगे, तो उसका उपयोग हमारे पूरे देश को होगा, हम औद्योगिक रूप से विकसित हो जाएंगे और हर क्षेत्र में हमारा विकास होगा। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे शकल की कहानी दे रखी है, जो एक बहुत छोटी सी कहानी है जिससे हम समझ सकते हैं मानव संपत्ति के बारे में या मानव पूंजी के बारे में। तो शकल की कहानी, दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। तो ये शकल की कहानी यहाँ दे रखी है, जो कि जो है सेमापुर गांव में रहता था। ठीक है, सेमापुर गांव में रहता था। उसके माता और पिता जो है, माँ जो है घर का कामकाज करती थी। पिता जो बूटा थे वो खेत में काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वह पढ़ लिख कर एक नौकरी प्राप्त कर गया। वह प्रतिभाशाली था। उसने लगन और उत्साह से अपना सारा कार्य किया और पदोन्नति भी प्राप्त कर ली। तो यह शकल की कहानी थी कि किस प्रकार शकल जो एक मानव पूंजी के रूप में विकसित हुआ था। उसने ज्ञान प्राप्त किया था और वह अपने ज्ञान के द्वारा और समृद्ध हो गया और उसने अपने आसपास के लोगों को भी नया जो ज्ञान प्रदान किया।